नमस्कार। ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। आज वन और वन्य जीवन के बारे में पढ़ेंगे। वन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन के बिना हम मनुष्य जीवन, वन के बिना हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। वन के बिना ये पृथ्वी का जो चक्र है, पृथ्वी का मनुष्य जीवन का जो चक्र है वो अधूरा है। वन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वनों से हमें बहुत फायदे होते हैं। वन और वन्य जीवन। आज हम पढ़ेंगे वन और वन्य जीवन। मनुष्य के लिए वन उतना ही आवश्यक है जितना मनुष्य के लिए पानी आवश्यक है। पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, वैसे भी वन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो वन का हमारे जीवन में बहुत ही उपयोग है। वनों से हमें बहुत सारे लाभ है। वन के बिना मानव जाति, पशु पक्षी ये सब नष्ट हो जाएंगे। वन के बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। अब पढ़ेंगे वनस्पति। वनस्पति वनस्पति किसे कहेंगे? जैसे बच्चों आपको प्रश्न पूछ लेते हैं कि वनस्पति किसे कहते हैं, वन कहाँ पाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा हम पढ़ेंगे। इसके तहत वनस्पति उसको कहते हैं घना जंगल है, पेड़ है, पेड़ के ऊपर बेलें चढ़ी हुई है जिनके बड़े बड़े पत्ते होते हैं। सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर नहीं पड़ता है, उसको वनस्पति कहते हैं। इस प्रकार वनस्पति कई प्रकार की होती है। इसका वर्णन हम आगे करेंगे। विश्व में पाए जाने वाले वन। विश्व में पाए जाने वाले वन। ये देखिए, विश्व में पाए जाने वाले वन। वनों के प्रकार। आज हम ये पढ़ेंगे कि विश्व में कहीं वर्षा ज्यादा होती है, कहीं कम होती है। विश्व में पाए जाने वाले वनों के प्रकार। विश्व में जैसे कहीं अधिक वर्षा होती है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है, वहां पे पेड़ पौधे हैं। पेड़ बड़े बड़े होंगे जिनकी लंबाई 100, 150, 200 फुट लंबी होती है। और जहां वर्षा कम होती है, वर्षा कम होगी, वहां पे पेड़ पौधे छोटे होंगे या कम होंगे। जैसे मरुस्थल है, एक मरुस्थल है तो वहां पौधे हैं वो बहुत दूरी पे होंगे। पुराने जो पेड़ हैं वो बड़े बड़े मिलेंगे, नए पेड़ होने में बहुत सारी समस्याएं होती है। इस प्रकार से वनस्पति अलग अलग विश्व में
अलग अलग वनों के प्रकार है। तो पहला हम पढ़ेंगे सदाबहार वन। सदाबहार वन, सदाबहार वन किसे कहेंगे हम? सदाबहार वन उसे कहेंगे जहां 12 महीने यानी हमेशा उसमें हरियाली रहती हो और खूब सारे पेड़ हो, घना जंगल हो, जो कभी पूरे वर्ष हरे भरे रहते हैं, उसको हम सदाबहार वन कहते हैं। अब उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन क्या आता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, कभी भी देख लो वो कभी सूखते नहीं है, उसमें हरियाली हरियाली मिलेगी। उसमें कभी भी सूखी पत्तियां गिरेगी, तुरंत दूसरी आ जाएगी, कभी भी वहां हरियाली खत्म नहीं होती है। उसको सदाबहार वन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय वन, विश्व के दक्षिण अमेरिका, विश्व के दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिक में इन वनों का सर्वाधिक विस्तार है। विश्व के दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिक में इन वनों का सर्वाधिक विस्तार है। जो दक्षिणी अमेरिका है वहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है, खूब वन होते हैं और उनमें सघन वन कह सकते हैं। वो हमेशा सदाबहार वन होते हैं, खूब सारे पेड़ होते हैं। तो ये दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिक में इन वनों का सर्वाधिक विस्तार है। तो ये अमेजन अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं। ब्राजील में इन्हें सेल्वा कहा जाता है। ब्राजील के अंदर, ब्राजील में इन्हें सेल्वा कहा जाता है। जो के दक्षिण अमेरिका अमेजन के जो वन है, इनको ब्राजील वाले सेल्वा कहते हैं। जिन्हें पृथ्वी के
फेफड़े कहा जाता है। जो अमेजन बेसिन का जो मैदान है उसको विश्व के फेफड़े कहा जाता है, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। पृथ्वी में जितनी भी हमें ऑक्सीजन मिलती है वो सबसे ज्यादा अमेजन बेसिन के पहाड़ों से हमें प्राप्त होती है और इसलिए इसको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। अभी पिछले वर्ष अमेजन के इन जंगलों में आग लग गई थी जिससे करोड़ों पशु पक्षी जल गए थे और काफी हद तक हमारे जो पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं ना उनको नुकसान हुआ था। इसलिए ऑक्सीजन हमें बहुत आवश्यक है, इस पृथ्वी के लिए आवश्यक है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अमेजन का बेसिन का पठार है, इनसे प्राप्त होती है हमें। ये हो गया। अब पढ़ेंगे हम दौड़ में पढ़ेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। ये वन है हमेशा सदाबहार रहते हैं और यहाँ से खूब सारी हमें औषधियाँ मिलती है, इमारती लकड़ी मिलती है और इसके अंदर बहुत सारी हमें औषधियाँ मिल जाती है और ये हमारे लिए ऑक्सीजन भी बहुत देती है। ये भी सदाबहार वन है, पतझड़ी वन। अब पढ़ेंगे पतझड़ी वन। यह वन साल के अंदर एक बार पत्ते झड़ जाते हैं और उनमें नई कोंपलें आ जाती है और एकदम ऐसे लगता है जैसे नया शरीर धारण कर लिया है। ये पतझड़ी वन है। ये जो ही बरसात का समय होता है, जैसे हमारे यहाँ चैत्र मास के अंदर नए नए पत्ते होते हैं, पेड़ पौधे नया शरीर धारण करते हैं, वैसे ये पतझड़ी वन है। पृथ्वी के ऊपर इनकी मात्रा काफी ज्यादा है और वो एक बार सारे के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे ये तो एकदम सूखे होंगे, लेकिन जो ही मौसम बदलता है तो वापस एकदम जैसे बहुत हरियाली हो जाती है, उसमें फूल पौधे, कहने का मतलब बहुत ही मन को मोहने वाले हो जाते हैं। लेकिन जब पत्ते झड़ जाते हैं तब ये लगता है ये तो बड़े बड़े पेड़ हैं वो सूख गए। पतझड़ी वन इसमें आप पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन
तो उसमें क्या है कि रात को भी जैसे चमगादड़ है, कुछ बिल्लियां हैं, वो सब उनमें चहल पहल होती रहती है। ये हाथी है, शेर है, चीते हैं, बगेरे हैं, ये खूब सारे जो जंगली जानवर हैं ये तो होते ही हैं, और उनमें रात को भी खूब सारे जानवर वगैरह होते हैं, और वो रात को भी हलचल रहती है। इस प्रकार से ये मानसूनी वन है। ये जब बरसात होती है तब ये हरे भरे हो जाते हैं, इनको मानसूनी वन कहते हैं। इसमें कुछ समय के लिए तो वो वन सूख जाते हैं, पत्तियां झड़ जाती है, जिससे सूखा बंजर सा लगता है, लेकिन जो ही बरसात होती है तो वो एकदम अच्छा लगता है, एकदम हरियाली, जैसे एकदम चारों ओर पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, उसको मानसूनी वन कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम शीतोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ी वन। ये होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ी वन। पहले हमने मानसूनी पढ़ा, ये तो बरसात होती है और हमेशा दिखाई देता है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ी वन, इनमें क्या होता है कि साल में एक बार पत्ते आते हैं और वो झड़ जाते हैं। ये आते समय में वीरान जैसे लगते हैं, इनमें पेड़ पौधे नहीं, पेड़ पौधे होते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, और पत्ते झड़ने के बाद एकदम ऐसे लगता है ये तो बंजर है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे पाए जाते हैं, और इसलिए इसको पतझड़ी वन कहते हैं। पतझड़ी वन, ये झड़ जाते हैं, जो मौसम आती है वापस हरे भरे हो जाते हैं। इस प्रकार से इनको हम पतझड़ी वन कहते हैं। अब पढ़ेंगे भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वन, भूमध्य सागरीय वन, ये भूमध्य सागर के पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है, वक्र रेखा है, तो ये भूमध्य रेखा के ऊपर चारों ओर पाए जाते हैं। इसमें रसदार फल होते हैं। इसमें रसदार फल होते हैं, जैसे संतरा है, इसमें रसदार फल होते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। नींबू है, संतरा है, जितने भी रसदार फल है ये सबसे अच्छे होते हैं, ये स्वादिष्ट भी होते हैं और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। तो सबसे अच्छे ये मध्य भूमध्य सागरीय वन, इनमें रसदार फल होते हैं। इसको फल होते हैं फलों की कृषि, फलों की कृषि के कारण
भूमध्य कृषि के कारण भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। भी कहा जाता है। देखो इसमें रसदार फल होते हैं, इसलिए इनको फलों का उद्योग, फलों का विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा है उसके ऊपर पाए जाते हैं। इन वनों के अंदर खूब सारे फल पाए जाते हैं, इसलिए इनको विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। अब पढ़ेंगे हम कोणधारी वन। कोणधारी वन का मतलब जहां ऐसे कोण की तरह त्रिभुज होता है ना, ऐसे कोण की तरह पेड़ ऐसे होते हैं, ऊपर से कुछ गिरती है, वो पिघल जाती है, उसको कोणधारी वन कहते हैं। यह उत्तरी अमेरिका कनाडा में पाए जाते हैं। कोणधारी वन जो उत्तरी अमेरिका और कनाडा, जहां खूब सारी बर्फ भी गिरती है, बरसात भी होती है, ज्यादातर मौसम है वो ठंडा रहता है। ठंड की वजह से इनको कोणधारी वन कहते हैं। यहाँ जो पेड़ होते हैं ना, उनके ऊपर कोई बर्फ गिरती है, ऊपर से ऐसे लगते हैं त्रिभुज की तरह, कोण की तरह, यानी ऐसे फिसलने वाले। और यहाँ खूब सारी हरियाली होती है और यहाँ ज्यादातर बर्फ गिरती है और ठंड बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए इनको ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा में पाए जाते हैं। इनको कोणधारी वन कहा जाता है। अब पढ़ेंगे घास स्थल। घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास के मैदान इनमें क्या होता है कि घास मैदान
ये थोड़े समतल होते हैं और इनमें घास, यहाँ एक तो पेड़ होते हैं बहुत बड़े बड़े, एक जैसे हरियाली होती है, नीचे घास फूस 2-3 फीट तक पृथ्वी के ऊपर ज्यादा होती है, इसलिए इसको घास का मैदान कहते हैं। और इसके अंदर खूब सारे ये पशु पाए जाते हैं, जैसे लोमड़ी है, चीता है, हिरण है, चिंकारा है, जंगली बिल्लियां हैं, जंगली भैंसे हैं, ये इसमें खूब सारे पाए जाते हैं। और ये काफी दूरी तक फैला हुआ है, इसलिए इसमें बिना झिझक के पशु पक्षी सब विचरण करते रहते हैं, इसलिए इनको घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है। अब पढ़ेंगे शीतोष्ण शीतोष्ण घास के मैदान, यहाँ हल्की ठंड भी पड़ती है और इसमें खूब सारे ये पशु है बिना झिझक के घूमते रहते हैं और वहां उनको अपना भोजन पानी आसानी से मिल जाता है, इसलिए ये पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा मैदान होता है। इसमें सर्दी भी बढ़ती है और इसमें पशुओं को आराम से चारा और पानी मिल जाता है, इसलिए इसमें रहते हैं। मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वन यह वन जहां पानी बहुत कम होता है, बरसात बहुत कम होती है, वहां मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। ये अफ्रीका में सहारा का जो मरुस्थल है, वहां पे राजस्थान के अंदर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर का आधा हिस्सा, आधा चूरू का हिस्सा, यहाँ पे ये इस क्षेत्र को मरुस्थलीय वन कहा जाता है। इसके अंदर बरसात बहुत कम होती है, इसलिए वनस्पति बहुत कम मात्रा में मिलती है, तो यहाँ पशु भयंकर गर्मी भी पड़ती है, पानी की मात्रा पानी पीने के लिए बहुत कम उपलब्ध होता है, इसलिए यहाँ पे पशु पाए जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा नहीं हो पाती है। जैसे अकाल पड़ गया तो अकाल में खूब सारे पशु मर जाएंगे, उनके लिए पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं होगा, तो ये मरुस्थल के अंदर जीवन संकट में रहता है। पशुओं का भी पक्षियों का भी उनके सामने सबसे ज्यादा पानी की समस्या रहती है और दूसरी उनको खाने पीने के लिए नहीं मिलता है, तो ये बहुत ही विकट समस्या है, इसलिए इसको मरुस्थलीय वन कहते हैं। यह उष्णकटिबंधीय वन भी है। कटिबंध
यह उष्णकटिबंधीय वन, यह इसमें पशुओं की संख्या कम होती है, पशु भी कम होते हैं, पक्षी भी कम होते हैं, वनस्पति भी कम होती है। इस वजह से यहाँ इसको मरुस्थलीय वन कहा जाता है। मुख्य कारण है कि वर्षा कम होने से, वर्षा जहाँ कम होगी वहाँ पेड़ पौधों की संख्या कम होगी, इसलिए इसको मरुस्थलीय वन कहा जाता है। शीत ये तो हो गया हमें जब बरसात कम होती है। दूसरा है शीत मरुस्थलीय वन, जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और जैसे उत्तरी ध्रुव है वहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो वहां वनस्पति भी बहुत कम होती है, पशु पक्षी भी कम होते हैं, इसलिए उसको शीत मरुस्थलीय वन कहा जाता है। यह ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण वहां पर मनुष्य जीवन तो नामात्र का है, वहां पर पशु पक्षी भी कम है। जो पक्षी रहते हैं जैसे भालू, वो भालू है टुंड्रा प्रदेश के भालू, वहां उनके बहुत ज्यादा शरीर पे बाल होते हैं, सर्दी से बचने के लिए ये ऐसे पाए जाते हैं। तो जहां ज्यादा ठंड पड़ेगी वहां बहुत कम मनुष्य जीवन है, पशु है, पक्षी है, ये सभी वहां रहना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए इसको शीत मरुस्थलीय वन कहा जाता है। यानी वहां की बर्फ है, इसलिए ज्यादा पेड़ पौधे है नहीं। मरुस्थल के अंदर तो बरसात नहीं होती है, इसलिए पेड़ पौधे नहीं होते हैं, और इस जहां ज्यादा ठंड पड़ती है वहां पर भी पेड़ पौधे नहीं होते हैं, इसलिए दोनों मरुस्थल है। एक तो मरुस्थल है, एक शीत मरुस्थल है। एक ठंड पड़ती है वहां मरुस्थल है, एक बिना ठंड पड़ती है, गर्मी पड़ती है, बरसात नहीं होती है। तो ये इस प्रकार से ये कई प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। पर्यावरणीय संरक्षण संबंध पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रमुख आंदोलन। अब हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय संरक्षण संबंधी प्रमुख आंदोलन। यह एक ऐसा पर्यावरण संरक्षण है, जैसे हमारा जो हिंदू धर्म है
इसके अंदर तो हमेशा से पेड़ों को देवता माना गया है। और हमारा इतिहास उठा करके देखते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ अपने जीवन में अवश्य लगाता है, वो पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है। और यहाँ पेड़ों को बचाने के लिए हमारी भारतीय संस्कृति ने बहुत सारे बलिदान दिए हैं। उसमें से एक घटना है खेजड़ी आंदोलन। खेजड़ी आंदोलन यह राजस्थान के अंदर एक ऐसी जगह है जोधपुर के पास में, वहां विश्नोई समाज है। उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए 1730 के अंदर 1730 के अंदर 363 स्त्री और पुरुषों ने अपना बलिदान दिया। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में यह खेजड़ी आंदोलन है। जोधपुर के पास में 1730 ईस्वी के अंदर 363 स्त्री और पुरुष ने अपना बलिदान दिया था। वहां के कुछ ठेकेदारों ने पेड़ काटने के लिए आदेश दे दिया था। तो उसमें क्या हुआ कि गांव के खेजड़ी गांव के बच्चे हैं, बुढ़े हैं, स्त्री पुरुष सब ने जा करके उस पेड़ के ऐसे लिपट गए और वहां के राजा का आदेश था तो पेड़ काटने का। तो 363 व्यक्तियों को जीवित जो पेड़ के लिपटे हुए थे उनको वहीं काट दिया, मार दिया गया था। लेकिन फिर ये उनको रोकना पड़ा, पेड़ काटने बंद करने पड़े। ये इतिहास की बहुत ही पर्यावरण प्रेमियों की पेड़ को संरक्षण, अपने पेड़ को अपने माता पिता के समान, देवताओं के समान मानने वाले 363 ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी इस पेड़ को हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए। यह आंदोलन अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में था। यह आंदोलन अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में था, जो आज भी प्रसिद्ध है और उसको हम मानते हैं। ये हो गया अमृता देवी बिश्नोई का बलिदान। उनके नेतृत्व में 363 व्यक्तियों ने अपना जीवन समाप्त कर दिया। ये राजस्थान के जोधपुर की घटना है। तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो राजस्थान के लोग हैं वो पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। और ये वर्तमान में देखा गया है, प्रत्येक गांव के अंदर, शहर के अंदर लोग पेड़ लगाते हैं, कुछ उनको आर्थिक सहयोग देते हैं और इस वजह से राजस्थान के अंदर कई साल हो गए पेड़ लगाते लगाते। ये पुराने वाले राजस्थान नहीं, इसमें खूब सारे नए पेड़ हो गए हैं और हरियाली हमें चारों ओर दिखाई देती है। ये बहुत ही अच्छी बात है। हम पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही उत्तम बात है। चिपको आंदोलन।
यह है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन वही जो राजस्थान में हुआ था, वैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर वहां पर लोग हैं पेड़ों के जाकर के चिपक गए। और हिमाचल में क्या है कि जैसे कई ठेकेदारों ने वहां पेड़ काटने शुरू कर दिए, तो सरकार भी कुछ आमदनी के लिए पेड़ काटने की अनुमति दे देती थी, जिससे पेड़ लोग अवैध रूप से खूब सारे पेड़ कटते गए। और अब जब वर्षा होती है तो वहां मिट्टी में कटाव शुरू हो गया। तो ये हिमाचल प्रदेश के लोगों ने देखा ये तो बहुत बड़ी समस्या है, ऐसे पेड़ कटते जाएंगे तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो वहां चिपको आंदोलन शुरू हुआ था 1972 के अंदर। में उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणे और गोदा देवी के नेतृत्व में 1972 के अंदर उत्तराखंड के अंदर पेड़ों को बचाने के लिए एक आंदोलन हुआ था, जिसको चिपको आंदोलन नाम दिया गया। इस प्रकार से पेड़ को बचाने के लिए खूब सारे प्रयत्न किए गए हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति में बताया गया है। तो ये उत्तराखंड, जहां उत्तराखंड की समस्या है, उन्होंने जनता को समझाया कि अगर ऐसे पेड़ कटते गए तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारे पानी का बहाव आएगा और हम रहने के लिए जगह नहीं रहेगी, ये सब कट जाएंगे। इसलिए वहां 1972 के अंदर एक अभियान चलाया गया, उसको सफलता भी मिली गई। अब है अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन यह कर्नाटक में चलाया गया था। अपिको आंदोलन यह कर्नाटक के अंदर पेड़ों को बचाने के लिए, जैसे राजस्थान में खेसरदी आंदोलन, हिमाचल के अंदर चिपको आंदोलन, वैसे कर्नाटक के अंदर अपिको आंदोलन। कहने का मतलब है कि हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर लोग पेड़ों को बचाने के लिए सतर्क है और पूरे भारत से इसके उदाहरण आए हैं, आंदोलन ये है और लोगों ने पेड़ बचा करके यह साबित भी कर दिया है। अब बढ़ेंगे वन विकास। अब इन्होंने बचाया है 3 आंदोलन, ये थे खेसरदी आंदोलन, चिपको आंदोलन और अपिको आंदोलन। उसके बाद भारत सरकार ने इमारती लकड़ी के लिए कुछ लाइसेंस जारी किए, कुछ अवैध रूप से लोगों ने खूब लकड़ी काटना शुरू कर दिया, तो वनों की कटाई शुरू हो गई। तो ये बहुत ही भारत का दुर्भाग्य था कि इतने अवैध रूप से पेड़ काटना शुरू हो गए और इसलिए भारत के जो बड़े बड़े वन थे उनका विनाश होना शुरू हो गया। अब सरकार ने ये समझा कि इस प्रकार से अगर कटाई होगी तो एक दिन भारत में कोई वन नहीं बचेंगे।
और वन विनाश में नंबर 1 वनों की व्यापारिक कटाई